हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर 3 है। पार्ट ए पढ़ रहे हैं अभी हम। पार्ट ए बुक जो आपकी अपलोड हुई है, जो आई है अभी, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है, अगर हम स्काई से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? बहुत सारे क्लाउड नज़र आएंगे, सनशाइन नज़र आएगी और एक ब्रीज जैसा आपको फील भी हो सकता है। और एयर के सराउंडिंग में एक क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। अगर आपको एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देनी हो तो आप कह सकते हैं कि क्या है एटमॉस्फेयर? ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो अर्थ के सराउंडिंग में, यानी कि जो अर्थ के चारों ओर फैली हुई है, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी मीन्स, देखिए, अगर आप अर्थ से एग्जांपल लें, अर्थ के एग्जांपल से रिलेट करें उसे, तो जितनी भी चीज़ है उसे धरती क्या कर रही है? अपनी तरफ पुल कर रही है, यानी खींच रही है। उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जस्ट लाइक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? फ्लॉट हो रहे हैं, यानी कि हवा में है। ठीक है। तो अब कुछ अर्थ वेदर के एलिमेंट, क्लाइमेट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हैं, जस्ट लाइक कुछ फैक्टर है जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थ के वेदर को, क्लाइमेट को, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड एयर प्रेशर है। ये भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे आखिर ये क्या है ये। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। वी नो दैट जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जितना भी एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर एक सिंगल गैस का मिक्सचर नहीं है, उसमें बहुत सारी क्या है? गैसेज है, वेरियस गैसेज अवेलेबल है। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है। सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। अब जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% है। उसके बाद हमारी आर्गन है जो 0.93% है। इसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.04% है। उसके बाद जितनी भी छोटी मोटी गैस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन सबको इंक्लूड करके 0.03% हमारी क्या है? ये गैसेस है। तो हमने भी बात करी ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या, जितने वाटर वेपर भी अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइनी होते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इनका रेंजेस जो बताया गया वो 0.1% से 0.4% है। इनका जो रोल है, यानी कि वाटर वेपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होने में ये मदद करती है। सो आपने पढ़ा अभी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, एटमॉस्फेयर की। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। स्ट्रक्चर, जिसे हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो टेम्परेचर की वजह से, डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी बढ़ रही है जैसे हम, या घट रही है ऑल्टीट्यूड पर, उसी के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने जो अपनी एटमॉस्फेयर जो लेयर है उसका जो स्ट्रक्चर है किस बेसिस पे हमने वो डिवाइड किया गया है? टेम्परेचर के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। ठीक है, यानी कि डेंसिटी ऑफ विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एंड डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है। तो बात करते हैं हम अपनी पहली लेयर जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। एज यू कैन सी दिस इज़ योर ट्रोपोस्फेयर लेयर। यहाँ पर क्या है? ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो 12 किलोमीटर है। और इसी लेयर में क्या है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ के साथ साथ इंक्रीज़ भी होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कह सकते हैं आप। ठीक है। तो जहाँ पर एयर भी है, एयर यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, लाइक कौन सी छोड़ते हैं और लेते कौन से? हम ऑक्सीजन लेते हैं। और जितने भी वाटर वेपर्स हैं, क्लाउड्स हैं, यानी जितने भी डेंस, यानी कि जितने भी भारी वाले, जिनका वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, जितनी भी गैसेज है वो इसी लेयर में अवेलेबल होंगी। ठीक है। अब क्या होता है? ट्रोपोपॉज आता है, जो ये एक ट्रांजिशन जोन होता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को, जो इन दोनों को अलग करती है। तो एज यू कैन सी, आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर है, इसके जो बीच में जो लेयर आ रही है उसे हम ट्रोपोपोज कह रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन है जो दोनों को अलग करती है।
तो अपनी हम नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट बताई गई है वो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट 52 किलोमीटर अबव है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट जो अबव आ रही है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में इंक्लूड करेंगे। एंड जो इसमें कौन कौन से आइडियल काम हो रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ क्लाउड्स है, यानी कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जितने भी अदर वेदर डिस्टर्बेंस भी इतनी नहीं होती है। अब इसी लेयर में क्या होता है, एक ओजोन लेयर होती है, यानी ओजोन गैस होती है यहाँ पर, जो हमें हार्मफुल, जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस आती है उसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इट मीन्स कि जो भी जितनी भी खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं सन से, वो इस जो लेयर है ओजोन लेयर वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है, इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है। मीजोस्फेयर की बात करिए अभी हमने ये, और ये जो लेयर है, टेम्परेचर क्या होता है इसका, डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड में, जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसा हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर घटता जाता है। और जितने भी मीट्रॉइड्स होते हैं यहीं पर, जो यानी कि स्पेस से आते हैं, जितने भी मीट्रॉइड्स आते हैं वो सारे इसी लेयर में बर्न अप हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेसोस्फेयर लेयर। अब हम बात करते हैं अपना थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, राइज़ हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ेंगे वैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर राइज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो लेयर को क्या करते हैं, तो जो इस लेयर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबको एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि एक एक्सरेज होती है और शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, ये इन सबको एब्जॉर्व कर लेती है जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसकी जो है वो इसी लेयर्स में यहाँ से ही ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि रेडियो को जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं वो इसी लेयर से मिलते हैं। क्यों? यहाँ पर जितने भी आइनोस्फेयर होते हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। आइनोस्फेयर आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो ये अपना थर्मोस्फेयर था। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो एग्जॉस्फेयर है। ये हमारी अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसे हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। ये बहुत ही क्या होती है, वेरी थिन एयर है। यहाँ पर जितने भी लाइट गैसेज है, जैसे कि यानी कि बहुत हल्की गैस जिनका नाम हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये ऐसे ही स्पेस में क्या हो रही हैं, फ्लॉट हो रही हैं। तो जितने भी हल्की गैसेस हैं हमारे स्पेस में अवेलेबल है, जस्ट लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा वीक ग्रेविटी है एक, इसीलिए हम कह सकते हैं वीक ग्रेविटी की वजह से जितनी भी ये लेयर है, यानी कि हल्की वाली गैसेस है, वो स्पेस में फ्लॉट करती रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वेदर एंड क्लाइमेट। बात करें वेदर क्या होता है, आवर टू आवर एंड डे टू डे एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, और यानी कि हम कह सकते हैं वेदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है। यानी कि अगर हमें क्लाइमेट की डेफिनेशन देनी हो तो ये एक एवरेज वेदर कंडीशन है ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस की ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेफर टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी कि उस क्लाइमेट कैसा है उस प्लेस का, वो लॉन्गर पीरियड का देखा जाएगा कि कैसा है वहाँ का, ठीक है। तो जो क्लाइमेट refer to the sum total of weather condition and variation over a large area and extend period of time, usually a 30 year or more, यानी यूजुअली 30 ईयर तक या उससे ज़्यादा ईयर का ऑब्जर्व किया जाता है टाइम पीरियड वहाँ का किसी भी प्लेस का, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब हम अपने पढ़ते हैं एलिमेंट कौन से होते हैं वेदर और क्लाइमेट के। तो काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। तो कुछ मेजर एलिमेंट बताए गए हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब तो वन बाय वन हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की बात कर रहे थे। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर यानी कि गर्म है या ठंडा है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, टेम्परेचर बताएगा हमें कि किस जगह का टेम्परेचर हॉट है, किस जगह का टेम्परेचर मतलब कि ठंडा है। तो किसी भी जगह पर अगर हम देखें, जो बेसिकली दिन होते हैं सनी डेज़ वो गर्म होते हैं, अगर रात देखें तो ठंडी होती है। और वहीं हम जितने भी सी एरियाज़ वाले जो हैं, यानी कि जो सी के एरियाज़ में नियर जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या होता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं और दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आपको जो ये डायग्राम दिखाया गया है ये हमारा टेम्परेचर जोन है। जो सन के पास में जो सन के जितना पास होगा उसमें वहाँ पर सन की रेडिएशन ज़्यादा आएंगी।
जिसकी सन की रेज जिससे जितना दूर होंगी वहाँ पर सन की रेज नहीं जा पाएंगी। इसी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर वाला एरियाज़ है अर्थ का, वहाँ पर जो सन की रेज होती है बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर क्या है, गर्म है। और आप देखो कि फ्रिज जोन जो आपका है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं, वहाँ पर क्या है, यानी अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सन की रेज़ पहुँच ही नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि सन की रेज़ बहुत दूर पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा रहता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, यानी कि आइस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जितने भी वाटर वेपर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि लैंड पे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। यानी कि जब पानी इवापोरेट हो जाता है ज़मीन से और वही वाटर बॉडीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर हाई इट लीड्स ह्यूमिडिटी। जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में हाई होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जिसे हम बारिश भी कहते हैं, यानी कि जब पानी भाप बन जाता है और वही जब क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने के बाद जब वहाँ पर पानी ज़्यादा डेंस हो जाता है तो वहीं से क्या होती है? फिर बारिश होती है, ठीक है। तो हमें पता है बारिश सीधा ही गिरेगी धरती की तरफ। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये प्रेसिपिटेशन एक मेन फैक्टर है जो जिसकी वजह से क्या होता है, वो विंड्स, माउंटेन्स एंड सीज़न को अफेक्ट करती है ये। और जब प्रेसिपिटेशन फॉल होता है धरती पर, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, जिसे हम रेन कहते हैं। अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। अगर किसी भी एरिया में क्या बारिश नहीं होगी तो वो एरिया कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कुछ लोग, ग्राउंड वाटर होता है वहाँ, ग्राउंड वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रेन वाटर। हमने सुना एक टर्म होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन के वाटर को कलेक्ट करके रख देते ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकें उस पानी का। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ एयर प्रेशर। यानी कि जित कह रहे हैं, यानी एयर जो प्रेशर लगा रही है अर्थ पर, उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एज वी गो हाइयर इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर फेल रैपिडली। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है वो एकदम से गिर जाता है। इट इज़ द हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। एंड इसका जो एयर प्रेशर होगा वो सी लेवल में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड में जाएंगे, यानी जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे ही क्या होता है? एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टली बात करें अगर हम, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर का, एयर प्रेशर का, ये इन्फ्लुएंस करता है एयर टेम्परेचर को किसी भी प्लेस का। तो इन द एरिया विथ हाई टेम्परेचर एयर हीट्स अप एंड राइज, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। अब आपको एक टर्म याद रखना है, लो प्रेशर एरियाज़ क्या होते हैं, हाई प्रेशर एरियाज़ क्या होते हैं। तो जो लो प्रेशर एरियाज़ है, यानी कि जहाँ पर हाई, किसी भी प्लेस पे, किसी भी एरियाज़ पर जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से क्या होगी? बहुत ज़्यादा एयर क्या करेगी? हीट अप होगी और राइज होगी, जिसकी वजह से उस एरियाज़ में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो लो प्रेशर एरिया को हम एसोसिएट करते हैं कि क्लाउडी स्काइज होंगे एंड वेट वेदर होगा वहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन एरिया विद अ लोअर टेम्परेचर एयर इज़ कोल्ड, इट इज़ therefore heavy and sink creating a high pressure areas। अब बात करते हैं हाई प्रेशर एरियाज़ क्या होते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर कम है और एयर ठंडी है, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? हाई प्रेशर एरियाज़ होता है। तो आपको याद रखना है, लो प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और वहाँ की एयर क्या होगी? हीट होगी और राइज होगी। और हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होगा, जिसकी वजह से एयर भी ठंडी होगी। तो उस एरियाज़ में क्या बनता है? हाई प्रेशर एरियाज़ बनते हैं वो। तो हाई प्रेशर एरियाज़ को हम एसोसिएट करते हैं क्लियर एंड सनी स्काई, यानी कि जो आसमान है एकदम क्लियर रहेगा और स्काई क्या होंगे? एकदम सनी होगा। तो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो एयर जो होती है, हवा, हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज़ में जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप नोट कर लेना कि 1 मार्क्स में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आ सकते हैं, इसके चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी विंड की। विंड क्या होती है? जब एयर क्या होती है? मूव होती है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज़ में, उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो ये था विंड के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अच्छा, ये सी ब्रीज़ है, लैंड ब्रीज़ है। लैंड इज़ वार्मर देन द वाटर, एंड जो लैंड ब्रीज़ है एंड वाटर इज़ वार्मर देन द लैंड।
तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब अपने बात करेंगे सीज़न इन इंडिया। अब इंडिया में मेजर जो सीजन्स हैं कौन कौन से हैं, तो इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसने इंडिया में 4 सीज़न, मेन जो सीजन्स है वो रिकॉग्नाइज़ करे हैं। बात करते हैं अपने पहले सीज़न की, विंटर की, जो दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक रहता है। ठीक है, ये इसमें जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है वो दिसंबर रहता है एंड जनवरी रहता है। इसमें जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, और टेम्परेचर हमें पता है इंक्रीज़ होता है इक्वेटर की तरफ, जिसमें अब हम बात करते हैं समर, जिसे हम प्री मानसून भी कहते हैं, यानी कि मानसून से पहले का टाइम। ये जो टाइम पीरियड है इसका अप्रैल से जून रहता है, और जुलाई तक अगर हम कहें हम, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाज़ के पार्ट तक रहेगा। और वेस्टर्न एंड जो साउथर्न रीजन है वो, वहाँ का जो हॉटेस्ट मंथ होता है वो अप्रैल रहता है, यानी कि जो वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन है वहाँ का हॉटेस्ट मंथ अप्रैल है, और वही नॉर्थर्न रीजन में मई या फिर जून रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून और रेनी, जिसे हम एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मेन सीज़न है मानसून का वो जून से सितंबर तक रहता है। इसी सीज़न में मेनली जो ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून, ये नाम है मानसून का, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सी मानसून करती है, यही साउथ वेस्ट समर मानसून डोमिनेट करती है। और हम देख सकते हैं यही स्लोली क्या होता है, मई के महीने में, जून के मंथ में हमें मानसून यानी रेन ज़्यादा जो होती है इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो मानसून जो नॉर्थ इंडिया में वो अक्टूबर तक चलता है, वही साउथ इंडिया में टिपिकली जो होती है ज़्यादा रेनफॉल होती है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब हम बात करें पोस्ट मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून जो वापस चला जाता है। द पोस्ट मानसून यानी कि मानसून के बाद का टाइम पीरियड, वो जो सीज़न है इसका लास्ट अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। वही हम अगर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, अक्टूबर से नवंबर तक यूजुअली रहेगा और क्लाउडलेस ही रहता है। ठीक है, अब द हिमालयन स्टेट बीइंग अ मोर टेम्परेट एंड एक्सपीरियंस 2 एडिशनल सीजन एंड ऑटम एंड स्प्रिंग, यानी कि जितने भी हिमालयन स्टेट है वहाँ पर 2 सीजन्स और होते हैं, जो कि है ऑटम एंड स्प्रिंग, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से ऐसा। ठीक है, हो जाता है लैंड पर और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सी पर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आगे क्या है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, तो जो भी ठंडी हवा होगी और ड्राई विंड्स होंगी वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं। ठीक है, और यही विंड डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल डू मोस्ट पार्ट ऑफ द विंड इस इंडिया। इसी की वजह से क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द रेन होती है वो रेनफॉल नहीं कर पाती है इंडिया के कुछ भागों में। ठीक है, however when the northwest monsoon wind pass over the Bay of Bengal, they pick up moisture and cause rainfall in the eastern coast of India, especially in Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। यही विंड यानी जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से पास होके जाती है तो यहाँ से ये मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, और यहीं पर जो ईस्टर्न कोस्ट वाला एरियाज होता है जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, यहीं पर ये क्या होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जो विंटर मानसून है वो इम्पॉर्टेंट है रेनफॉल के लिए, जो स्पेसिफिकली कौन सा रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, तो मानसून एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल इन इंडिया, जो लोग रह रहे हैं इंडिया में, एंड जितना भी एग्रीकल्चर है वो मेनली मानसून पर ही डिपेंड करता है। और जो गुड मानसून होती है वो ये इंश्योर करती है कि अच्छा खासा सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन हो, वाटर सप्लाई हो रिवर में, ठीक है, रिजर्वर हो, वेल्स हो। और मानसून ऑल्सो इफेक्ट डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट को, फेस्टिवल को, एम्प्लॉयमेंट को इन रूरल एरियाज़ में। तो अगर यही जब डिस्टर्ब हो जाएगा मानसून, जब एक्सेसिव रेनफॉल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आता है। ठीक है, और जब बारिश ही नहीं होगी, जब मानसून वीक हो जाएगा तो उसकी वजह से ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो इकोनॉमी होती है उसको भी ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है यानी कि प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हम अगर देखते हैं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं इंडिया का जो टेम्परेचर है, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें, जो हमारी धरती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरियस रीज़न है, लाइक पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है,
ठीक है। एंड जितना भी वेस्ट हो रहा है वो सब ओशन में बाहर, जैसे ओशन लाइफ को तो है ही थ्रेट, और वो पूरा का पूरा ओशन भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, विंड, इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सब टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। कुछ देखो ह्यूमन मेड रीज़न होते हैं और कुछ नेचुरल रीजंस होती हैं, जिसमें जो ह्यूमन है उसका ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसमें से बहुत सारी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस जो गैस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी गैसेस और रिलीज़ होंगी और ये एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर जाती है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और समटाइम हमें कभी कभार फ्लड देखने को मिलता है, सूखा हो जाता है कभी। आज अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि जितने भी आइस है यानी कि ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहे हैं, अब मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। ठीक है, सो ये सारे कुछ चेंज हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। ये ह्यूमन हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, लाइवलीहुड को, ये एक इकोसिस्टम को भी क्या कर रहे हैं, थ्रेट का कारण बन चुका है अभी ये। अब एक टर्म है जिसका नाम है कार्बन फुटप्रिंट। बात करते हैं क्या है कार्बन फुटप्रिंट। ये द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस हैं वो एटमॉस्फेयर में जब रिलीज़ होती है किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, सच एज एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मेजरली जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस जब रिलीज़ होती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, देखिए बताया गया एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, सर्विसेज के लिए, तो उसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो आगे बात करते हैं हम क्या है। अब एक केस स्टडी है यहाँ पर, पंजाब फ्लड 2025 की एक केस स्टडी है जो बताया गया है 2025 में पंजाब में सबसे ज़्यादा फ्लड देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मॉनसून की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। जितनी भी जो भी रिवर थी, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब पानी भर गया था। इन सब की वजह से जितने भी आसपास के एरियाज़ थे वो सब डैमेज हो गया था। विलेजेस है, एग्रीकल्चर फील्ड है, हाउस, इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ था, इसका दो कारण है। एक है नेचुरल कॉज बताया, एक ह्यूमन मेड कॉज है। नेचुरल कॉज में देखें अगर हम 2025 में जो हैवी मानसून रेन आई पंजाब में, ये ऐसा इसीलिए हुआ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर इट ब्रॉट इवन मोर मॉइस्चर एंड रेन। यहाँ पर जो मॉइस्चर था और रेन है बहुत ज़्यादा मानसून ने ट्रैप कर लिया था, जिसके वजह से मानसून जो बारिश सिर्फ पंजाब में ही नहीं हुई बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हुई। जो मेजर रिवर है पंजाब की, जैसे सतलज, ब्यास, रावी एंड घाघर, यहाँ पर ऑलरेडी पानी तो था बहुत, वजह से क्या हुआ यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से और पानी भर गया, उन रिवर्स ज़्यादा ओवरफ्लोड हो गई वो। ठीक है, तो आसपास के एरियाज़ थे वो रेनफॉल की वजह से वो इम्पैक्ट हुआ और इसकी वजह से फ्लड देखने को मिला मैनी पार्ट ऑफ पंजाब में। अब ह्यूमन मेड कॉज क्या है, अगर देखें हम, जितने भी वीक एंड ओल्ड रिवर एम्बार्कमेंट एंड दूसरी बंद विच कुड नॉट स्टॉप द राइजिंग वाटर ड्यूरिंग अ हैवी मानसून रेन, एंड पीपल हैड ऑल्सो बिल्ड हाउस, वार्म farms to close to the river, reducing the natural space where a flood water could spread safely. Over a time, silt and mud had collected in river dams. So कुछ ह्यूमन मेड कॉज है, यानी कि जब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ही फ्लड वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, लोगों ने लैंड को एक्सप्लॉइट किया है, वाटर को एक्सप्लॉइट किया है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन रीज़न। अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है फ्लड इन पंजाब। इससे मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की ज़िंदगी थी वो लॉस्ट हो गई, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल को अपना घर छोड़ना पड़ा, और जितने भी लार्ज एरिया फार्म लैंड थे वो सब कवर हो गए थे वाटर से, और जितनी भी क्रॉप थी वो सब डैमेज हो गई। जितने भी पोल्ट्री एंड डेयरी फार्म्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, रोड, ब्रिज, बॉर्डर, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, एंड
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू, बाय बाय।